नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को चुनाव आयोग के खिलाफ आरोप लगाया कि चुनाव आयोग दिल्ली की वोटर लिस्ट से हजारों वोटर्स के नाम हटाने की भाजपा की साजिश का हिस्सा है। बता दें, दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस ने भी यही आरोप भाजपा और चुनाव आयोग पर हरियाणा, महाराष्ट्र के संदर्भ में लगाया है, जहां ईवीएम तक को मैनेज करने का भी आरोप लगा। आपने कहा कि भाजपा केंद्रीय चुनाव आयोग में झूठी अर्जी दायर करके ऐसा कर रही है। इस पर तीखी प्रतिक्रिया में भाजपा ने कहा कि आपके आरोप चुनाव हारने के डर से उपजे हैं, क्योंकि वोटर लिस्ट से केवल अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम हटाए जा रहे हैं। यानी भाजपा ने जो राग झारखंड में आलापा था, वही राग वो दिल्ली में आलाप रही है। अरविंद केजरीवाल ने केवल वोटर लिस्ट से नाम हटाने का आरोप ही नहीं लगाया, कई लोग भी पेश किए जिनके नाम बीजेपी ने चुनाव आयोग से खेलकर हटवा दिए थे। केजरीवाल ने शाहदरा सीट पर ही 11,018 वोट कटवाने के आवेदन का दावा करते हुए चुनाव आयोग को घेरा। केजरीवाल ने कहा कि अकेले शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने 11,018 नाम हटाने के लिए आवेदन किया था, जिसमें दावा किया गया था कि ये वोटर या तो चले गए या मर गए हैं। केजरीवाल ने कहा कि इन 11,018 में से 500 नामों की रैंडम जांच करने पर आम आदमी पार्टी ने पाया कि 372 अभी भी शाहदरा के निवासी हैं और उनमें से अधिकतर आप समर्थक हैं। भाजपा प्रभावी रूप से चाहती है कि शाहदरा निर्वाचन क्षेत्र के 6% वोटर्स के नाम लिस्ट से हटा दिए जाएं। सभी को याद रखना चाहिए कि आपने 2020 में शाहदरा में 5,294 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। केजरीवाल ने कहा कि इसी तरह के आवेदन अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में भी जमा किए गए। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी नाम हटवाने के लिए आवेदन कर रही है और चुनाव आयोग में चोरी छुपे इस पर कार्रवाई भी हो रही है। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा की साजिश है कि शाहदरा में 6% वोटरों के नाम हटवाकर चुनाव जीत लिया जाए। चुनाव आयोग इसकी साजिश में शामिल है। केजरीवाल ने कहा कि यहाँ चुनाव आयोग की भूमिका संदेह के घेरे में है, क्योंकि उसने ऐसे सभी आवेदनों को सार्वजनिक नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अब हम जानते हैं कि वो कैसे सरकारें बना रहे हैं। हमने कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी द्वारा लगाए गए आरोपों को देखा है। हम नहीं जानते कि हरियाणा और महाराष्ट्र में क्या हुआ, लेकिन दिल्ली पर इस खुलासे से ये संदेह और गहरा हो गया है कि जरूर कुछ हुआ होगा। केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर लोगों को मताधिकार से वंचित करने के लिए भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। वहीं शाहदरा जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय ने केजरीवाल के दावे को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया। 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बुरी खबर है। 8वें वेतन आयोग को लेकर आखिरकार बड़ी खबर आ गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने पुष्टि कर दी है कि 8वें वेतन आयोग बनाने को लेकर फिलहाल किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि फिलहाल 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को लेकर किसी तरह के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। 8वें वेतन आयोग को लेकर सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने सवाल पूछा था। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी इस खबर से निश्चित तौर पर करीब 50 लाख मौजूदा केंद्रीय कर्मचारी और करीब 67 लाख पेंशन भोगियों को निराशा होगी। मोदी सरकार द्वारा आने वाले बजट में ये लोग अपने लिए कुछ अच्छी खबर के इंतजार में थे। मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की खबरें पिछले लगातार कई सप्ताह से सामने आ रही थी कि फरवरी 2025 में आने वाले बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन से जुड़ी घोषणा की जा सकती है। 1 जनवरी 2026 से नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने का भी अनुमान था। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा हर 10 साल पर एक नए पे कमीशन का गठन किया जाता है। 7वें वेतन आयोग के समय भी इसी टाइमलाइन को फॉलो किया गया था और 31 दिसंबर 2025 को इसकी अवधि समाप्त हो जाएगी। हालांकि वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल नए वेतन आयोग को लेकर किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने प्रधानमंत्री मोदी से देश के मुसलमानों से बात करने की भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को अपनी कुर्सी का सही उपयोग करना चाहिए और मुसलमानों के दिल जीतने चाहिए। इमाम बुखारी ने प्रधानमंत्री मोदी से यह भी कहा कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी का न्याय करें, मुसलमानों का दिल जीतें और उन उपद्रवियों को रोकें जो देश का माहौल खराब करने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि आज स्थिति 1947 से भी बदतर हो गई है और ये स्थिति देश के भविष्य को लेकर चिंताएं पैदा करती है। बुखारी ने जब ये कहा कि देश किस दिशा में जाएगा ये कोई नहीं जानता, उस दौरान उनकी आंखों में आंसू थे।
उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी के सुप्रीमो मायावती ने संभल में हुई हिंसा का जिक्र कर कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसका राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमलों की खबरों पर भी प्रतिक्रिया दी। मायावती ने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर कांग्रेस और सपा मुस्लिम वोट को रिझाने में लगे हैं। उन्होंने कहा ये पार्टियां मुस्लिम समाज को संभल में आपस में लड़ा रही हैं, इससे मुस्लिम समाज को भी सतर्क रहना है। उन्होंने बांग्लादेश का जिक्र करते हुए कहा कि इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि जिनकी बदौलत से संसद में दलित वर्ग के सांसद पहुंचे हैं, वो भी अपनी अपनी पार्टियों के आकाओं को खुश करने के लिए दलित उत्पीड़न के मुद्दे पर अधिकांश चुप ही बैठे हैं। मायावती ने कहा कि चाहे फिर दलित उत्पीड़न का मामला अपने देश का हो या फिर बांग्लादेश का हो, पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू बड़ी संख्या में जुल्म ज्यादती का शिकार हो रहे हैं। इनमें अधिकांश संख्या दलितों और कमजोर तबके के लोगों की है। विपक्ष की मुख्य पार्टी इस पर चुप है और मुस्लिम वोटों के लिए संभल संभल चिल्ला रही है। बीजेपी सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए ताकि शोषण का शिकार हो रहे लोगों को और परेशान न होना पड़े। महाराष्ट्र में सरकार गठन के बाद अब मंत्रालयों के बंटवारे पर मंथन जारी है। सबसे अधिक खींचतान गृह विभाग को लेकर है, जिस पर एकनाथ शिंदे ने अपना दावा ठोक दिया है। मुख्यमंत्री पद जाने के बाद शिंदे सबसे अहम विभाग गृह मंत्रालय अपने पास रखना चाहते हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस के लिए विभागों का बंटवारा एक बड़ी चुनौती साबित होगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भाजपा से महत्वपूर्ण गृह विभाग की मांग की है और पोर्टफोलियो आवंटन पर बातचीत चल रही है। शिवसेना विधायक भरत गोगावले ने ये जानकारी दी। ये पूछे जाने पर कि किससे ये मांग की गई थी, गोगावले ने कहा ये शायद प्रधानमंत्री मोदी या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की गई है। रायगढ़ जिले के महाड़ से विधायक ने कहा कि पिछली महायुति सरकार में शिवसेना के पास जो विभाग थे उन्हें बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हें उम्मीद जताई कि विभागों के बंटवारे पर बातचीत अगले 2 दिनों में पूरी हो जाएगी। राहुल गांधी लगातार अडानी के मुद्दे को मुद्दा बना रहे हैं और सदन में अडानी पर चर्चा करने के लिए विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है, लेकिन सरकार इसके समर्थन में नहीं है, बातचीत नहीं करना चाहती है। अडानी पर हमलों के बाद बीजेपी राहुल पर हमलावर हो गई है। समित पात्रा ने राहुल गांधी को देशद्रोही और गद्दार तक कह दिया है। ये सदन के बाहर कहा और सदन के अंदर वैसे ही आरोप निशिकांत दुबे ने लगा दिए, जिसके बाद कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने इन दोनों नेताओं के खिलाफ विशेष अधिकार नोटिस लाया। लोग कहने लगे कि अगर स्पीकर वो नियमों का ध्यान रखा तो सदन के नियमों के हिसाब से विपक्ष के नेता संवैधानिक पद पर बैठा नेता के खिलाफ ऐसी भाषा को लेकर मोदी के सिपाही फंसने जा रहे हैं। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सदन के स्पीकर ओम बिरला हैं और अधिक बताने की जरूरत अभी क्या है। कांग्रेस ने शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और भाजपा प्रवक्ता समित पात्रा के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि दुबे और पात्रा ने राहुल गांधी पर देशद्रोही और सोरोस लिंक जैसे गंभीर और झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। एनआई की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, हमने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और समित पात्रा के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया है। आज हम स्पीकर से इस पर कोई निर्णय चाहते थे, लेकिन प्रश्नकाल स्थगित कर दिया गया। जिस व्यक्ति के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया गया था, उसे फिर से संसद में बोलने की अनुमति दी गई। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, हम विपक्ष के कदम को दबाने के लिए सरकार के दमनकारी रवैये को देख रहे हैं। कल एक सदस्य ने विपक्ष के नेता और सदन के एक अन्य सदस्य और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बहुत अपमानजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि एक अन्य सदस्य ने संसद के बाहर अपमानजनक टिप्पणी की। कांग्रेस पार्टी ने दोनों नेताओं के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है। लोकसभा अध्यक्ष पूरी तरह से सरकार के दबाव में है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को लेकर चिंता जाहिर की है। गठबंधन के कामकाज के तरीके पर असंतोष व्यक्त करते हुए सीएम ममता ने संकेत दिया कि अगर मौका मिला तो वो इस गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी सामने आई है कि सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने में सक्षम है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बंगाली समाचार चैनल न्यूज 18 बांग्ला को दिए साक्षात्कार में कहा कि मैंने इंडिया ब्लॉक बनाया था, अब इसे संभालने की जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। अगर वो इसे नहीं चला सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं बस इतना ही कहूंगी कि सभी को साथ लेकर चलना होगा। ये पूछे जाने पर कि भाजपा विरोधी ताकत के रूप में अपनी साख के बावजूद वो गठबंधन की कमान क्यों नहीं संभाल रही है, ममता ने कहा,
अगर मौका मिला तो मैं गठबंधन को अच्छे से चला सकती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं इसे यहीं से चला सकती हूँ। जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया ब्लॉक में 2 दर्जन से अधिक विपक्षी दल शामिल हैं। सीएम ममता बनर्जी की टिप्पणी उनकी पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी की टिप्पणियों के बाद आई है, जिन्होंने कांग्रेस और ब्लॉक के अन्य सहयोगियों से अहंकार को अलग रखने और ममता बनर्जी को विपक्षी गठबंधन के नेता के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया था। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने शनिवार को कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में उनके लैपटॉप, स्मार्टफोन और सर्वर को बार बार हैक किया गया है। हैकर्स ने उन्हें धमकियां दी हैं और क्रिप्टो करेंसी में हजारों डॉलर का भुगतान करने की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर भुगतान नहीं किया गया तो मेरे नेटवर्क में लोगों से संपर्क करके मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश करेंगे और फर्जी सूचना फैलाने का काम करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के उस को स्पॉन्सर्ड प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया है, जिसमें 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन दिवस यानी विश्व ध्यान दिवस घोषित करने की गुजारिश की गई थी। इसके साथ ही अब 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाएगा। सीरिया में विद्रोही गुटों के देश की राजधानी दमिश्क की तरफ बढ़ने की खबर के बाद स्थिति को देखते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। अपनी एडवाइजरी में विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों से कहा कि वो सीरिया जाने से बचें। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीरिया में रह रहे भारतीय दमिश्क में स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। विदेश मंत्रालय ने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और कहा कि नागरिक फोन नंबर और व्हाट्सएप के जरिए भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने इस हफ्ते मार्शल लॉ लगाने को लेकर माफी मांगी है। उन्होंने टेलीविजन पर राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि मुझे मार्शल लॉ लगाने को लेकर बहुत खेद है। मैं उन लोगों से ईमानदारी से माफी मांगना चाहता हूं जो इस कारण सदमे में हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि मार्शल लॉ लगाने की घोषणा करने और इसे हटाने के बाद राष्ट्रपति अपने पहले संबोधन में इस्तीफा देने का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा मैच एडिलेड में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम 200 रन बोर्ड पर लगाने के बाद आगे बढ़ गई है और भारत पर बढ़त भी बना ली है। वहीं रविचंद्र अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया को 5वां विकेट मिचेल मार्श के रूप में दिया है। पारी के 64वें ओवर की चौथी गेंद पर मार्श भारतीय स्पिनर का शिकार हो गए। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।